हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जेनेटिक्स का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। बट वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब बायोमोलिक्यूल देखें हम, कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। और वो किस तरीके से अपनी कॉपी बना करके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, किस तरीके से वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो उन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, इसका मॉलिक्यूलर बेसिस है क्या। तो बच्चों देख रहे हैं हम कि क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। देख रहे हैं बच्चों क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है, इवन साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। और बच्चों उसका काम क्या है? उसका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसे ट्रांसफर करना। सो बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए दीज आर द सब्सटेंस that stores and inherit the genetic information from one generation to another generation। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, उसे स्टोर करता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो भी इसी के कंट्रोल में है, या उससे भी यही एक्सप्रेस करवाता है। तो उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब जनरली यदि हम बात करें कि कौन सा मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और उसको इनहेरिट कर रहा है, तो बच्चों जेनेटिक मटेरियल मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल मोस्टली इट इज डीएनए। मोस्टली क्या होता है? डीएनए होता है। बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक हम देखेंगे ये डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है बच्चों। बट यदि हम यहाँ पर एक्सेप्शन देखें बच्चों, तो बट इन सम वायरसेस इट इज आरएनए, और इट मे बी आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल कॉमनली तो क्या है? डीएनए, बट ये आरएनए भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब यदि हम बात करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। बच्चों डीएनए की डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर किया था किसने? फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए, या और इट वाज जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। बच्चों फ्रेडरिक मिशर जो कि एक डॉक्टर थे, इन्होंने क्या किया, जब ये एग्जामिनेशन कर रहे थे, वो उनका वहाँ से जो पस सेल निकल रहा था उसके अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है, कुछ ऐसा सब्सटेंस, ऐसा बायोमोलिक्यूल उन्हें मिला जो ना तो प्रोटीन की कैटेगरी का था, ना कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी का था, ना ही लिपिड की कैटेगरी का था। उन्हें एक नया सा कुछ सब्सटेंस मिला जिसके बारे में पहले से पता नहीं था। उन्होंने पता लगाया कि आखिर ये सब्सटेंस क्या है। उन्होंने देखा कि ये सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और नाम क्या रखा? एंड coined the term
न्यूक्लियन। उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन नाम दे दिया बच्चों। तो फ्रेडरिक मिशर ने इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? 1868 में डिस्कवर किया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिस्कवरी हुई। लेकिन बाद में अल्टमान ने क्या ऑब्जर्व किया? अल्टमान ऑब्जर्व्ड द एसिडिक नेचर। उन्होंने देखा कि ये जो सब्सटेंस है, जो बायोमोलिक्यूल है, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल एंड कॉइन्ड द नेम, क्या बोल दिया उसको? न्यूक्लिक एसिड बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से डीएनए की डिस्कवरी जो है वो तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड नाम जो है वो किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? तो फिर अब इसके बाद में देखते हैं हम कि आखिर ये न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस तरीके से बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या बोल रहे हैं हम उसको? न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल तो मेनली डीएनए है, लेकिन डीएनए के जैसा ही एक कंपाउंड है आरएनए, और कुछ वायरस में वो जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वैसे क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है उनको एक्सप्रेस करवाने में उसका रोल होता है। बच्चों हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पर वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोल देते हैं डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम बोल देते हैं आरएनए। तो दो टाइप के होते हैं। अब इनके कंपोजिशन की बात करें बच्चों, तो ये बना हुआ किससे होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लियोटाइड क्या है बच्चों? मोनोमर है। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बना होगा? इट इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और वो जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है और आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, इनके बारे में बात करें तो न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है यूनिट हो गया न्यूक्लिक एसिड का। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है क्या क्या चीजें? एक होता है इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होता है। उसके अलावा यहाँ पर पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज के अंदर डीऑक्सीराइबोज होगा और राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज होगा। तो पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये होते हैं कंपोनेंट किसके? न्यूक्लियोटाइड के। अब यहाँ पर इन कंपोनेंट की स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है बच्चों। हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इनका कि कैसा होता है नाइट्रोजनस बेस, कैसा होता है पेंटोज शुगर और कैसा होता है फॉस्फेट। तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या ले रहा हूँ मैं? एक मोनोमर के अंदर देख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कंपोनेंट देखे हमने? तीन मेन कंपोनेंट देख लिए। कौन कौन से? एक देखा हमने नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा देख रहे हैं हम पेंटोज शुगर, और तीसरा हम देख रहे हैं बच्चों फॉस्फेट।
ये 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं यानी नाइट्रोजनस बेस की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो है बच्चों वो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। बच्चों प्यूरीन जो होता है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसका भी टाइप यदि हम देखें तो 2 टाइप के हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन, शॉर्ट में आप देखोगे एडेनिन को ए से लिखा हुआ रहेगा और गुआनिन को जी से लिखा रहेगा। पायरिमिडीन की यदि हम बात करें तो पायरिमिडीन जो है इसे 3 टाइप्स के पायरिमिडीन होते हैं। एक होता है थायमीन, एक होता है यूरेसिल और एक होता है साइटोसिन। ये 3 टाइप के होते हैं। थायमीन को हम टी से लिखते हैं, यूरेसिल को यू से लिखते हैं और साइटोसिन को सी से लिखते हैं। तो ये होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। बच्चों प्यूरीन की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 2 रिंग होती हैं कुछ इस टाइप से। एक रिंग जो है उसके अंदर होंगे 6 कंपोनेंट्स, जिसमें से 2 तो होते हैं नाइट्रोजन, 2 होते हैं नाइट्रोजन, देख रहे हो आप। ठीक है बच्चों, और 4 होते हैं कार्बन। एक रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, ऐसे रिंग को हम पायरिमिडीन रिंग बोलते हैं। और एक होता है इमिडाजोल रिंग, उसके अंदर होता है बच्चों 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, कुछ इस टाइप का। ऐसी स्ट्रक्चर होती है एक प्यूरीन की, जिसमें एक ये वाली रिंग जो है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है उसे हम बोल देते हैं पायरिमिडीन रिंग, और दूसरा रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन है उसे हम इमिडाजोल रिंग बोल देते हैं। ऐसा रिंग हमें प्यूरीन में भी देखने को मिलेगा, एडेनिन में भी देखने को मिलेगा, और ऐसा ही रिंग हमें गुआनिन में भी देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होगी। कहाँ पे नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग के अंदर, 2 नाइट्रोजन जो है वो कौन सी रिंग के अंदर? ये रिंग का नाम क्या है? पायरिमिडीन रिंग के अंदर। अब जब हम एडेनिन की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप होगा। और बच्चों यदि हम इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर यदि हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर एक NH2 होता है। बॉन्ड्स की बात करें, फिर से बॉन्ड्स की बात करें बच्चों, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन का। प्यूरीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उनका नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ये नाइट्रोजन को हम देते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से नंबरिंग होगी। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? प्यूरीन का, एडेनिन और गुआनिन का। थायमीन की बात करते हैं। थायमीन जो पायरिमिडीन है इसके अंदर सिंगल रिंग होगा, और सिंगल रिंग जो है उसके अंदर कौन सा? पायरिमिडीन रिंग, यानी कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन होंगे। बना देता हूँ, एक नाइट्रोजन यहाँ पर और एक नाइट्रोजन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर थायमीन के अंदर बच्चों क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर NH आ जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर भी NH आ जाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थायमीन का। यदि मैं थायमीन और यूरेसिल में डिफरेंस देखूंगा बच्चों, तो थायमीन और यूरेसिल में सिर्फ डिफरेंस होता है एक मिथाइल ग्रुप का। यानी ये जो 5th नंबर का नंबरिंग भी कर दूं, 1 2
3 4 5 6। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, और यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, वैलेंसी कंप्लीट करें हाइड्रोजन से। और यहाँ पर बच्चों CH3 ग्रुप जो था वो नहीं होगा, यानी कि थायमीन को हम क्या बोल देंगे, 5 मिथाइल यूरेसिल। 5th नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो वो हो जाता है थायमीन, और यदि नहीं है तो वो हो जाता है यूरेसिल। यानी थायमीन का क्या नाम हो जाएगा, एक नाम हो जाए इसका 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या नाम हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही, अगेन सिंगल रिंग होगा जिसके अंदर कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होगा, और बच्चों यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। वैलेंसी कंप्लीट करें क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पर आता है एक हाइड्रोजन। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, साइटोसिन का। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्यूरिन और पैरामिडीन के रिलेटेड। सबसे पहले कि थायमीन और यूरेसिल दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। थायमीन में 5th नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए थायमीन का एक और भी नाम होता है क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। थायमीन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं। थायमीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, थायमीन इज प्रेजेंट इन DNA, जबकि यूरेसिल जो होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, प्रेजेंट इन RNA। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो DNA और RNA में आपको दिखेगा कि DNA के अंदर थायमीन नाइट्रोजनस बेस होगा एज पैरामिडीन, और यूरेसिल जो है वो होगा किसके अंदर, RNA के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, प्यूरिन और पैरामिडीन की स्ट्रक्चर जो है बच्चों उसके रिलेटेड देख रहे हो आप कि प्यूरिन के अंदर हमने क्या देखा, हमने बात की प्यूरिन के अंदर क्या है, 2 रिंग है। कितनी रिंग है, 2 रिंग्स। कौन कौन सी रिंग है, एक रिंग है प्यूरिन रिंग, प्यूरिन के अंदर सॉरी एक रिंग है पैरामिडीन रिंग, पैरामिडीन रिंग, और दूसरा है बच्चों इमिडाजोल रिंग। कौन सा है, इमिडाजोल रिंग। कितनी रिंग्स होती हैं प्यूरिन के अंदर, प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती हैं। ये वाली रिंग जो है बच्चों उसे हम पैरामिडीन रिंग बोलते हैं, और ये वाली रिंग जो है उसे इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। तो पैरामिडीन रिंग जो है उसके अंदर कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, टोटल 6 एलिमेंट है रिंग के अंदर। इमिडाजोल के अंदर ये वाला 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन प्रेजेंट इन इमिडाजोल रिंग। तो ऐसे 2 रिंग किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन के अंदर। जबकि पैरामिडीन की बात करें तो पैरामिडीन के अंदर कितनी रिंग है, सिर्फ 1 रिंग है, ओनली 1 रिंग। कौन सी वाली, वही पैरामिडीन वाली, पैरामिडीन रिंग। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर प्यूरिन और पैरामिडीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको डायग्राम के थ्रू ही देखने को मिल रहा है। अब बच्चों जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विथ शुगर। तब उस टाइम पे प्यूरिन का 9th नंबर का नाइट्रोजन जो होता है वो शुगर के 1st कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है, जबकि पैरामिडीन का 1 नंबर का नाइट्रोजन जो होता है वो शुगर के 1 नंबर के कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है वो हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो बच्चों नाइट्रोजनस बेस के बाद में, अब ये नाइट्रोजनस बेस हमने देख लिया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होंगे बच्चों, एक होता है राइबोज शुगर और दूसरा होता है बच्चों डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, दोनों के अंदर एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होगा। यदि फॉर्मूला लिखूं राइबोज का C5H10O5 CnH2nOn, डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा बच्चों, एक डिफरेंस आ जाएगा क्या कि C5H10O5 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी नाम है डीऑक्सी राइबोज। अब स्ट्रक्चर देखो,
रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज रिंग होता है। फ्यूरेनोज रिंग कौन सा होता है बच्चों? जिसके अंदर, रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ये 1 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और यहाँ पर 5 नंबर कार्बन। तो ऐसा फ्यूरेनोज रिंग होता है। अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है इसके पास एक OH होगा, एक H होगा। सेकेंड नंबर का कार्बन है इसके पास एक H होगा, एक OH होगा। थर्ड नंबर के पास भी एक H होगा, एक OH होगा। फोर्थ नंबर के पास में एक H होगा और यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? CH2OH। कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो राइबोज शुगर जो है वो ऐसा होता है। यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया, फर्स्ट नंबर का जो कार्बन होता है वो यहाँ नाइट्रोजनस बेस के 9, प्यूरीन के 9 से या पायरिमिडीन के 1 नंबर के नाइट्रोजन से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही आसान होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ऑक्सीजन है, 4 कार्बन रिंग के अंदर हैं, 1 कार्बन ऊपर है, यहाँ पर होगा OH H। अब सेकेंड नंबर पे क्या होगा? HH होगा। डीऑक्सीराइबोज है ना, इसीलिए HH होगा। थर्ड नंबर पे HOH और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन CH2OH। फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ गया। और इस ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वो रिलेटिवली लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोज का। अब यहाँ पर फिफ्थ नंबर का जो OH होगा वो फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यदि डाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो थर्ड नंबर का OH भी रिएक्ट करता है और फर्स्ट नंबर का OH जो है बच्चों वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बॉन्ड बनाते हैं, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। फॉस्फेट की बात करते हैं बच्चों, तो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, प्रोटॉन निकलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे फॉस्फेट है, एक OH हो जाएगा इसके पास में, एक OH हो जाएगा, या O- लिख देता हूँ यहाँ पे OH लिख देता हूँ। तो ये हो गया फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो होता है बच्चों, उससे कौन जुड़ेगा? ये फिफ्थ नंबर का कार्बन जो है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड में, और जब वो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, पॉलीमर बनेगा, तो थर्ड नंबर का OH भी रिएक्ट करता है। देखेंगे अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे तब, ठीक है बच्चों। तो ये तो डिफरेंट कंपोनेंट है, उनका स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम देखते हैं बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। बच्चों यहाँ पर ये जो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं बहुत सारे, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनाई है, ये सारे स्ट्रक्चर याद नहीं भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट जो है वो ध्यान देना चाहिए। ये फॉर्मूले, ये डिटेल स्ट्रक्चर बनाने का रीज़न यही है कि मैं आपको बॉन्ड जो भी बन रहे हैं वो प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ, आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड बनता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो ग्रॉस बातें हैं, जो एक आइडिया है वो रहना चाहिए माइंड के अंदर। जितना NCERT में दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है इसके लिए, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में जो भी बातें दी हुई हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या होता है इसके अंदर? हमने देखा था इसके अंदर होगा एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। फॉस्फेट का नंबर 1 होगा तो मोनो फॉस्फो न्यूक्लियोटाइड, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपने नाम सुना होगा AMP। AMP एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पे पेंटोज शुगर। अब एडिनोसिन डीऑक्सी तो नहीं बोला, इसका मतलब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। राइबो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक, यहाँ पर पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर अभी देखी थी बच्चों हमने। ये वाला कार्बन होगा यहाँ पर OH H, राइबो है H OH H OH, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन है और फिफ्थ कार्बन पर है CH2OH ग्रुप। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। राइबोज
शुगर या पेंटोस शुगर दिख गया आपको। ठीक है, नंबरिंग कर देखिए 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है इससे जुड़ेगा नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में सपोज हम यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना रहे हैं, मतलब एडेनिन चाहिए हमको। एडेनिन का स्ट्रक्चर अभी देखा है हमने किस टाइप का होता है, 2 रिंग होती थी, एक तो होती थी इमिडाजोल रिंग, कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन है 2 और 3 कार्बन, और दूसरी रिंग जो है पायरिमिडीन रिंग है, ये पायरिमिडीन रिंग है बच्चों, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, वैलेंसी कंप्लीट कर दें कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है अभी हमने देखा था एडेनिन का। नंबरिंग हमने कैसे की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने नंबरिंग की थी। मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है किसके अंदर, ये जो यदि प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर 9th नंबर का नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन, ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी ये कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ में एक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यही है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और नंबरिंग यदि देनी होगी तो 9 और 1 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप समझ गए कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कहाँ पर बनता है, वो किस किस के बीच में बनता है, वो पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन, और यदि ये प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन, यदि ये पायरिमिडीन होता बच्चों तो फिर ये कौन से नाइट्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाता, फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट कैसे बॉन्ड बनाएगा देखते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर लिख देता हूँ O माइनस OH OH। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पर जो OH है वो इसके OH से रिएक्ट करेगा और क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है और क्या होगा, वाटर निकला, एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बोलेंगे इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को बोलेंगे हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना ये क्या है, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसके पास एक पेंटोस शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। नाम क्या है इसका, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आपने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट भी सुना होगा बच्चों। यदि यहाँ पर सपोज हम ऐसा देखें कि इस OH ने एक और फॉस्फेट जो है उससे रिएक्ट किया, उससे बॉन्ड बनाया, सपोज कुछ ऐसे यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया और यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ADP। ऐसे ही एक और भी फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, ATP बन गया, ट्राइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये वाले बॉन्ड जो हैं, यदि ATP का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो ये वाले बॉन्ड जो हैं बच्चों, यही क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड। जो आप पढ़ते हो कि एनर्जी के ATP के अंदर एक फॉस्फेट ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, वो ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हो गई बात। अभी हमने जो सीखा था, अभी जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, वो हमने बनाया था AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जहां पर फॉस्फेट ग्रुप कितना था, सिर्फ एक ही था। क्लियर हो गई बात। अब ये तो स्ट्रक्चर हुई एक न्यूक्लियोटाइड की। अब ये न्यूक्लियोटाइड बना है किससे बच्चों,
दो चीज़ों से, तीन चीज़ों से, शुगर, और ये क्या है, ये है नाइट्रोजिनस बेस, और थर्ड थिंग क्या है, ये फॉस्फेट। तीन चीज़ों से बना है, फॉस्फेट, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात देखना कि जब राइबोज और नाइट्रोजनस शुगर इन दोनों पार्ट को ही क्युमुलेटिव देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब फॉस्फेट रिएक्ट नहीं करे, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और यदि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट भी जुड़ जाए, यानी ये पूरा का पूरा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गई बात। यदि यहाँ पर राइबोज शुगर है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी राइबो शुगर होता तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे वो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोसाइड एंड डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, एक साइड में लिख देता हूँ राइबो न्यूक्लियोसाइड और इसका ही राइबो न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहां पर देखा हमने कि सपोज पेंटोज शुगर होगा, शुगर के नाम पे पेंटोज शुगर कौन सा है, राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, राइबोज है यहां पर। राइबोज के साथ में यदि एडेनिन जुड़ा होगा तो बोलेंगे एडिनोसिन, यदि गुआनिन जुड़ा होगा तो बोलेंगे गुआनोसिन। थायमिन तो होगा नहीं, राइबोज है, आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल, तो क्या बोलेंगे यूरिडीन। और साइटोसिन होगा तो क्या बोलेंगे साइटिडीन। तो इस तरीके से डिफरेंट राइबो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। यदि इसके अंदर फॉस्फेट जुड़ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर, यानी इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल देते हैं, AMP। गुआनोसिन के साथ में बना देता है गुआनाइलिक एसिड, बोल सकते हो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। यूरिडाइलिक एसिड क्या बोल देंगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और साइटिडीन के साथ साइटिडाइलिक एसिड, इसका पूरा नाम यदि बात करें साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से राइबो न्यूक्लियोसाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड और इससे बनने वाला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जरा देख लें बच्चों, यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, यानी शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबोस, ये शुगर होगा। इसके साथ में एडेनिन होगा तो क्या बोल देंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन होगा तो क्या बोल दोगे डीऑक्सी गुआनोसिन। यहां पर यूरेसिल नहीं होगा, क्या होगा थायमीन होगा, तो क्या बोल दोगे डीऑक्सी थायमिडीन। और साइटोसिन होगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। सिर्फ एक डिफरेंस है, पता पड़ गया। इनके साथ में फॉस्फेट ऐड कर दो, क्या बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ऐड कर दिया, डीऑक्सी एडिनोसिन से क्या बन जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, जिसको हम क्या बोल देंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ गए। ऐसे ही डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड बोल सकते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी थाइमिडाइलिक
एसिड, शॉर्ट में बोल देंगे डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, एंड डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, शॉर्ट में बोल देंगे डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोसाइड जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, और बच्चों यही न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमर बन जाते हैं तो बनाते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।